अच्छा जी। हसन होस्ट भी बना देना, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मुझसे ना, जब मैं तक कर मैं रहा हूँ सर, होस्ट। कर रहा हूँ, हाँ। जस्ट अ सेकंड। सर चेक कीजिएगा। ठीक है, हाँ आपने होस्ट बना दिया, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। हमारा एक ऑफिशियल ओरिएंटेशन सेशन जो है ना, वो तो कंडक्ट होना है अपनी जगह, और उसका डेट और टाइम आप लोगों को जो है वो बता दिया गया है। लेकिन एक्चुअली ग्रुप पर माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे हो गए थे, और बहुत सारे बच्चे कंसर्न थे क्यूएटी के हवाले से भी और सीए के हवाले से भी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आधे घंटे का, 15-20 मिनट का एक सेशन आप लोगों के साथ रख लें, ठीक है। तो कुछ बातें मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों के साथ करूंगा, कुछ बातें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ करूंगा, कुछ सवालात के आपके जवाब मैं दे दूंगा, कुछ सवालात के जवाब आप लोगों के बीच में हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं आफाक, जिन्होंने क्यूएटी का पेपर दिया था, वो दे देंगे। और उसके अलावा कुछ जवाबात जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि हमारी जो फॉर्मल पीआरसी की जो ओरिएंटेशन है ना, वो आज नहीं है, वो शेड्यूल्ड है 20 तारीख को। लेकिन ये सेशन हमने सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो क्यूएटी जो है जिन्होंने देना है। आप सब पीआरसी की भी ओरिएंटेशन को ज्वाइन करिएगा। अच्छा, अब मैं क्यूएटी के हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप सब जितने भी लोग ऑनलाइन हो, वो चैट बॉक्स में ये लिखकर ज़रूर बता दो कि आप लोगों के मार्क्स जो है ना, वो कितने आए थे। यानी कि जब आपने अपना इंटर कंप्लीट किया था तो आपके इंटरमीडिएट के जो मार्क्स थे वो कितने थे, मैं ये जानना चाहूँगा। तो ज़रा चैट बॉक्स में आप लोग लिख कर अपने मार्क्स ज़रूर बता देना, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अपने मार्क्स बताओ। क्यूएटी उन बच्चों को देना होता है, सीए के लिए क्यूएटी उन बच्चों को देना होता है कि जिनके मार्क्स 50 और 60 के बीच में आए होते हैं। अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जिसको सीए के बारे में नहीं पता कि ये सीए कौन है। पहले तो चलो ये बताओ, ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये भी नहीं मालूम कि सीए क्या है? अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये ही नहीं मालूम है कि सीए क्या है, तो सीए इंटर के बाद किया जाता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी इसको कहते हैं, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। हम इसका एक ओरिएंटेशन सेशन 20 तारीख को ज़रूर रखेंगे और उसमें इसके बारे में गाइडेंस देंगे। सीए में जो बच्चे इंटर कर कर आते हैं ना, इंटर कर कर जो बच्चे आते हैं, अगर उनकी परसेंटेज 60% या उससे ज़्यादा होती है तो वो डायरेक्टली पीआरसी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे की परसेंटेज जो है वो 50% और 60% से कम वाली रेंज में होती है, तो उसने एक क्यूएटी का टेस्ट देना होता है। जो हमारा क्यूएटी का टेस्ट होता है उसके हवाले से अगर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँ, तो इसमें 3 तरह के मेजर पोर्शंस होते हैं। एक होता है आपका जो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश से डील करता है, एक होता है जो मैथ से डील करता है, और एक वो होता है जो एनालिटिकल रीजनिंग से डील करता है। एनालिटिकल रीजनिंग का एरिया इतना मुश्किल पेपर नहीं होता क्यूएटी का, लेकिन ये तीन उसके हिस्से होते हैं, तीन पोर्शंस होते हैं। जब आप अपना क्यूएटी का पेपर क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप सीए में आ सकते हो। क्यूएटी का पेपर क्लियर करे बगैर आप सीए में नहीं दाखिला ले सकते। अगर किसी की परसेंटेज 60% से ज्यादा है तो उसने क्यूएटी का पेपर हरगिज नहीं देना, उस पर क्यूएटी का पेपर अप्लाई नहीं होता। वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन डायरेक्टली पीआरसी लेवल से स्टार्ट कर सकता है। देखो, अगर मैं सीक्वेंस लिखूं, सीए के जो लेवल होते हैं, पहले क्यूएटी है, फिर पीआरसी है, फिर कैफ है, फिर सीफैप है, और फिर एमएसए है। अगर किसी के इंटर में 50 और 60 के बीच में आए तो उसने क्यूएटी से स्टार्ट करना है। जिसकी परसेंटेज 50% और 60% के बीच में है उसने क्यूएटी से स्टार्ट करना है, फिर पीआरसी, कैफ, सीफैप और एमएसए। अगर किसी की परसेंटेज जो है वो 60% से ज्यादा, ये 60% या उससे ज्यादा, तो उसने पीआरसी से स्टार्ट करना है। तो ये एक चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सीए क्या है, सीए में क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है, सीए में कितने पेपर्स होते हैं, पीआरसी में कितने पेपर्स होते हैं, सीए में साल में कितने पेपर्स होते हैं, सीए कर कर हम कहाँ पहुंचेंगे, सीए जो है वो हराम काम तो नहीं करता, सीए हलाल काम करता है, सीए जो है उसकी तनख्वाह कितनी होती है,
सीए बनकर हमें क्या फ़ायदा होगा, सीए का हमें क्या नुकसान है सर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है उसके सीए पे क्या इम्पेक्ट है। ये जितनी भी चीज़ें सीए के हवाले से है ना, ये हम डिस्कस करेंगे अपने 20 फरवरी वाले सेशन में। लेकिन अगर कोई पहले से ही ये मालूम करना चाहता है तो उसके लिए हम लोग अपनी पिछली ओरिएंटेशन जो यूट्यूब पर कंडक्ट हुई हैं उसके लिंक्स आप लोगों के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। आप लोग सब आई होप के व्हाट्सएप ग्रुप पर एडेड हो। एक काम साथ में ये भी करना कि आप लोग +923453086312 ये जो मेरा नंबर है इस पर आप लोग एक मुझे जो है वो मैसेज भी कर दो अपने कंप्लीट नाम के साथ और अपनी परसेंटेज के साथ, ताकि मैं भी आप लोगों का नंबर हाथ के हाथ सेव कर लूँ। मेरा नाम ताहा है और मैं जो है आप लोगों को PRC 2 कैफ 3 कैफ 6 वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। एनीवेज कमिंग बैक टू क्यूएटी, क्यूएटी जो है उसमें आपके पास इंग्लिश, मैथ्स और एनालिटिकल रीजनिंग 3 हिस्से होते हैं। इंग्लिश जो है उसका सिलेबस जो है उसमें वोकेबलरी है, नाउन्स है, प्रोवर्ब्स है, एडवर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है। उसके सिलेबस मैंने ग्रुप पर पहले भी शेयर किया था, मैं वापस से रीशेयर करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि बच्चा PRC 1 अगर पढ़ता है ना तो उसकी इंग्लिश की इस पोर्शन की तैयारी साथ साथ हो जाती है। साथ में मैथ्स के लिए आपको PRC 2 का सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। और मैथ्स के अगर पोर्शन की बात करूँ तो मैथ्स में बेसिक, प्लस माइनस, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड परसेंटेज रेशियोज डेसिमल्स होल नंबर्स फ्रैक्शंस, उसके अलावा कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कुछ बेसिक मैथ्स के सवाल आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के एरिया में जो है ना आपको कोई डायग्राम दिया हुआ होता है, कोई पिक्चर दी हुई होती है, आपने उससे पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, कोई सेंटेंस होता है जिसको आपने देख कर समझ कर उसी वक्त कंप्लीट करना होता है, कॉम्प्रिहेंड करना होता है। तो इस तरह के 3 पोर्शंस आते हैं आपके क्यूएटी में। क्यूएटी का पेपर आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। जहां तक क्यूएटी के मॉडल पेपर की बात है या लेक्चर्स की बात है, मैं आप लोगों को कुछ लेक्चर्स ऐसे दे दूंगा जो क्यूएटी में आपकी हेल्प करेंगे। एक हद तक दे दूंगा। मेरे पास तकरीबन 15 से 20 लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, मैंने ग्रुप पर पहले भी शेयर किए थे, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। कुछ हैंडआउट्स हैं और कुछ टेस्ट पेपर्स हैं, हैंडआउट्स एंड टेस्ट पेपर्स भी हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। 10-15 हैंडआउट्स हैं। आईकेप के अपना जो मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर यानी कि आईकेप ने जब क्यूएटी निकाला था तो एक मॉडल पेपर, एक डमी पेपर, एक आप लोगों के लिए एक पेपर दिया था, ट्रायल पेपर दिया था, वो और उसका जो वीडियो सोल्यूशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। और साथ में आप जब मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपका नाम और नंबर सेव कर लूंगा, ताकि आगे जब भी आपसे कम्युनिकेशन हो तो हम डिस्कस करते रहे चीज़ों को। अच्छा, एनीवेज तो क्यूएटी की कुछ डिटेल्स ये मैंने आप लोगों से शेयर करी। जैसे ही आप क्यूएटी का पेपर क्लियर कर लेते हो, अच्छा सर क्यूएटी का पेपर अगले महीने होगा, उससे अगले महीने होगा, कितने दिनों बाद होगा, ये डिटेल्स जो है आपसे मैनेजमेंट, जिसमें हारिस है और हसन है, हारिस और हसन अगर आप ऑनलाइन हैं और सुन रहे हैं तो चैट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्यूएटी के पेपर्स कब कब होते हैं वो आपको एडमिन से पता चल जाएगा। जब आप अपना क्यूएटी का पेपर क्लियर कर लोगे, जब आप अपना क्यूएटी का पेपर क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे पीआरसी में, जिसमें 5 पेपर्स हैं, फिर कैफ, सीफेप और एमएसए। अच्छा, पीआरसी का हम अपना बैच जो है वो अभी अगले हफ्ते 1-2 हफ्ते में शुरू करने वाले हैं। जितने बच्चे भी जिन्होंने क्यूएटी का पेपर देना है, क्योंकि उनके मार्क्स 50 और 60 के बीच में आए, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो साथ में पीआरसी का पेपर जो है ना उसकी पढ़ाई भी शुरू कर दें। 20 तारीख को हमारी पीआरसी के बैचेस की ओरिएंटेशन होगी, जो कि सीए का क्यूएटी के बाद वाला लेवल होता है, और उसमें आपको गाइड किया जाएगा कि पीआरसी के कितने सब्जेक्ट्स हैं। विद रिगार्ड्स टू सीए क्या है, मैं कुछ देर बाद आप लोगों के जो ग्रुप बना हुआ है ना एक, आप सब ग्रुप में एडेड हो या नहीं। अच्छा देखिए, हारिस ने हसन ने अपना नंबर जो है वो चैट बॉक्स में शेयर भी कर दिया। मैं यहाँ पर मेंशन हसन का नंबर भी कर देता हूँ, हसन अंसारी। और हसन अंसारी का जो नंबर है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। वो है +923173177325। सो अगर आप लोग क्यूएटी के व्हाट्सएप के ग्रुप में एडेड नहीं हो तो हसन को कहकर ऐड भी हो जाओ, ताकि उसमें मैं मटेरियल शेयर करना शुरू कर दूँ। ठीक है जी। तो ये कुछ मैंने आप लोगों से बातचीत करी। 5:42 हो रहा है, अब मैं 10 मिनट आप लोगों के सवाल जवाब जो है वो सुनता हूँ। उसके बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं जाएंगे। हमने आफाक को बुलाया है। आफाक हमारे एक प्रीवियस पास बैच के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने रिसेंटली क्यूएटी का टेस्ट दिया था। तो क्योंकि उन्होंने क्यूएटी का पेपर रिसेंटली दिया था तो उनसे आप मजीद गाइडेंस ले सकते हैं।
कि आफाक आपने पेपर कैसे पास किया, आफाक आपने कहाँ से पढ़ा था, आफाक पेपर कब कब होते हैं, आफाक पेपर के लिए आपने क्या जो है वो तरीका यूज़ किया था, कौन सी बुक्स यूज़ करी थी, कौन से लेक्चर्स देखे थे, ये सारी गाइडेंस आपको आफाक अभी दे देंगे। 10 मिनट बाद मैं आफाक को हैंड ओवर करूंगा तो आफाक जो है वो आपको गाइडेंस दे देंगे। फिर वक्त अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। आई होप कि आप सबको सीए के बारे में ज़रूर मालूम होगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर दें, हसन अंसारी को भी अपने कंप्लीट नाम के साथ व्हाट्सएप करें, और ये इंश्योर कर लें, व्हाट्सएप करें बेटा, जूम मैसेज ना करें आप लोग, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैसेज करें व्हाट्सएप पर, मैसेज करें व्हाट्सएप पर अपने कंप्लीट नाम के साथ अपने मोबाइल से मुझे और हसन अंसारी को मैसेज कर दें, ताकि हम आपका नंबर भी सेव कर लें। ये भी इंश्योर कर लें कि आप क्यूएटी के ग्रुप में एडेड हो, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ अभी यूट्यूब के लिंक्स 6 बजे भेजना शुरू कर दूंगा, 16 मिनट बाद, ताकि आप लोग जो है वो ये भी मालूम कर लें कि सीए क्या है, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। अच्छा, ये बता दूं कि सैलानी बिजनेस स्कूल पर सीए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है, और साथ में आप लोगों की जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है वो भी डेफर हो सकती है अगर कुछ कंडीशंस मीट हुई हो। सो अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के देख लेता हूँ। सर मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि हाँ मुकद्दस बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, और जाहिर सी बात है आपको थोड़ी सी एफर्ट्स दूसरे बच्चों से ज़्यादा करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेडिकल का स्टूडेंट नहीं कर सकता। क्यूईटी का टेस्ट होता ही बिल्कुल बेसिक बेसिक मैथ्स और बेसिक बेसिक इंग्लिश का है, लिहाजा आप अगर क्यूईटी से स्टार्ट करो तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, और बिल्कुल आपकी तैयारी हो सकती है। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बच्चे काफ़ी, एक एक्सेलेंट बच्चा भी है ऑनलाइन, मतलब उसका ने अपना नाम रखा हुआ है एक्सेलेंट। अच्छा, मेरी परसेंटेज 66 थी मगर 4 साल हो गए इंटर को। इकरा हसन, क्या आप गाइड कर सकते हैं चैट बॉक्स में टाइप कर मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का है कि अगर इंटर में किसी को 3-4 साल हो गए तो उन्होंने क्यूईटी देना होगा। आफाक ने भी जवाब दे दिया। सिक्योरिटी के साथ साथ पीआरसी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल 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 इमरान, ऐसा ही करना चाहिए। आप पीआरसी 1 और 2, आप ईआरसी की भी क्लासेस लो और क्यूएटी की भी तैयारी शुरू कर दो, और कुछ टाइम बाद जो है वो आप अपना क्यूएटी का पेपर दे दो। सर मैथ्स के बगैर पास हो सकता है? लो भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है नूर, मैथ्स आपको लाजमी तौर पर करना होगा, शुरू से लेकर एंड तक बहुत सारा मैथ्स होगा। अच्छा सर, फिजिकल क्लासेस होंगी? मुकद्दस नहीं, फिजिकल क्लासेस सैलानी पर एज ऑफ नाउ नहीं होती है, फ्यूचर में हमारा प्लान है, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आपको ऑनलाइन पोर्टल भी दिया जाता है, लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं, नोट्स भी मिल जाते हैं, और आप अपने घर की कंफर्ट से पढ़ रहे होते हो। आपके 56% आए थे तो बिल्कुल आपको क्यूएटी का पेपर देना होगा। अच्छा, मुकद्दस वाले ने है, ठीक है। और किसी ने कोई सवाल अगर मुझसे पूछना है तो मुझसे पूछ लो। 4-5 मिनट और मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ, फिर मैं आपको 5:52 पर इनवाइट करूंगा, ताकि वो आपसे डिस्कस करेंगे उनका क्यूएटी का एक्सपीरियंस कैसा था। क्यूएटी की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? अच्छा नूर, देखो क्यूएटी की ऑफिशियली सैलानी पर क्लासेस अभी नहीं होती हैं, पीआरसी ऑनवर्ड्स क्लासेस होती हैं, लेकिन क्यूएटी के लिए हम आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कुछ हैंडआउट्स दे देते हैं, इस तरह के गाइडेंस के सेशन रख लेते हैं, जिसमें हमारे जो प्रीवियस पास आउट है उनसे आप सीख लेते हो कि किस तरह से उन्होंने क्यूएटी पढ़ा। साथ में नूर, जब आप पीआरसी 1 और पीआरसी 2 की क्लासेस लोगे ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली क्यूएटी की भी तैयारी हो रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्यूएटी के सिलेबस की और पीआरसी 1 और 2 के सिलेबस की सेम है। मेरे इंटर 49 ग्रेड 2007 में हुआ था। नहीं भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, आप आराम कर सकते हैं 2007 में, अब आपने क्या करना है पढ़कर? तस्बीह पढ़े बेटा। सर क्यूएटी कब है? आप जो है ना, वैसे भी आपके अगर 49% आए थे तो मेरे ख्याल में आपको जो है वो, अगर कुछ करना ही है तो पिफा विफा कर लें, ठीक है, वरना आप कुछ ना करें, क्या करेंगे आप पढ़कर? अच्छा सर, क्यूएटी कब है टेस्ट? अभी आपको एडमिन से पता चल जाएगा। सर सीए स्कॉलरशिप टेस्ट कैसा? अच्छा, सीए में मुख्तलिफ तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, एक एडी स्कॉलरशिप मिलती है, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, और एक होता है एसएफएस प्रोग्राम। तो एसएफएस प्रोग्राम जो है ना, उसकी एक वीडियो लेक्चर मैं आज ग्रुप पर भेज दूंगा, जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसएफएस क्या है। काइंडली सर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दें फॉर क्यूएटी एंड पीआरसी। अच्छा, आफाक अभी इस चीज़ को एड्रेस कर देंगे इमरान। आफाक अभी थोड़ी देर बाद हम आफाक को होस्ट बना देंगे, ताकि वो आप लोगों से बात कर लें और वो आपको गाइड कर दें
कि किस तरह से आप क्यूएटी की और पीआरसी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 2 रजिस्ट्रेशन होंगी, एक तो सैलानी में होगी, उसके लिए हसन का नंबर मैंने आप लोगों के सामने मेंशन किया हुआ है, आप हसन को मैसेज करेंगे, हसन रजिस्टर कर देंगे। दूसरी जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी वो आईकेप में होगी, वो कब कितने दिनों पहले और कहाँ से करवानी है उसके बारे में आफाक भी गाइड कर देंगे आपको, और हसन भी आपको गाइड कर देंगे। अच्छा सर, हाउ मच ड्यूरेशन सी विल टेक ऑन बेसिस ऑफ एफसी प्री इंजीनियरिंग? क्या तुम समझ लो कि अगर लेट से 4.5 से 5 साल भी हो सकते हैं, 6 से 7 साल भी हो सकता है, एवरेज 6 साल, एवरेज 6 साल। और आप मतलब देखो अपनी पेस पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि बैचलर्स हो और 4 साल में ही कंप्लीट करना है। अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक लड़की का पाकिस्तान से नाम आया, 19 साल की उम्र में वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए कर लिया उसने 19 साल की उम्र में। सही है। उसने अपना ए लेवल्स पहले ख़त्म किया था और उसके बाद उसने सीए शुरू किया और एक एक अटेम्प्ट में पेपर निकाले। खैर, तो हर पेपर की अलग ड्यूरेशन होती है, मैं कुछ वीडियो लेसन्स भेजूंगा तो उसको ज़रा देख लेना। अच्छा, जून में है अटेम्प्ट की अपकमिंग। ठीक है, देखें एडमिन ने आपको गाइड कर दिया। सर मार्च में भी अटेम्प्ट है क्या? देखो मार्च में अगर अटेम्प्ट भी होगी तो मेरे ख्याल में उसकी रजिस्ट्रेशन चली गई होगी। हसन, क्या आप गाइड कर सकते हो कि मार्च में अटेम्प्ट है या नहीं? जून में आप अटेम्प्ट दो, लेकिन आप फैब से अपनी पीआरसी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दो। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपना क्यूएटी दो तो उसके फ़ौरन बाद 1-2 महीने बाद आप अपने पीआरसी के जैसे ही रिजल्ट आया और उसके बाद आप पीआरसी के पेपर्स भी दे सको तो आपकी क्लासेस हुई नहीं हो। फैजान, नहीं बेटा आप एलिजिबल नहीं है, 49% 2007 में इंटर किया है, आई कैप आपको तस्लीम नहीं करता है। एटलीस्ट ये करने के लिए 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, फिर आप जो है वो क्यूएटी देते हो, 60 से ज़्यादा होते तो डायरेक्ट पीआरसी से स्टार्ट करते हो। थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबके मैसेज का मैं वेट करूंगा। काइंडली मुझे मैसेज ज़रूर कर दें मेरे व्हाट्सएप पर ताकि मैं आप लोगों का नंबर सेव कर लूं, और आप लोग ये मेक श्योर कर लें कि क्यूएटी वाले ग्रुप में आप एडेड हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं सीए के हवाले से रेलिवेंट कुछ आप लोगों को जो है वो पिछली हमारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो कि यूट्यूब पर है सैलानी के, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि सीए क्या है, क्यूएटी क्या है, और बाकी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी, स्कॉलरशिप कैसे अवेल करनी है, और सीए कब तक कंप्लीट होगा, कितने टाइम में कंप्लीट होगा। और इसके लिए हमने 20 फरवरी को एक सेशन भी रखा है। अब मैं आफाक को बुलाऊंगा ताकि आफाक जो है वो आपसे बातचीत करें, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ लें। आफाक कुछ अपने बारे में भी बताएंगे और फिर जो है वो क्यूएटी के बारे में बताएंगे। आफाक हमारे प्रीवियस स्टूडेंट है पास्ट के, जो अभी पीआरसी लेवल में सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ रहे हैं, और इन्होंने रिसेंटली अपना क्यूएटी का पेपर दिया है। आफाक, मैं आपको होस्ट बनाने लगा हूँ, आपकी 2 आईडीज आ रही हैं, काइंडली चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दो कि कौन सी वाली आईडी को अनम्यूट करना है या होस्ट बनाना है। अच्छा ठीक है। हसन, को होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं आफाक को होस्ट बना दूँ, हसन ठीक है? हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे पास को होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं आफाक को डायरेक्टली होस्ट बना देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ख्याल ख्याल रखिएगा कि जब मैं आफाक को होस्ट बनाऊंगा ना, अल्लाह ना करे आफाक का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ तो जूम रेंडमली किसी को भी होस्ट बना देगा, तो जब आफाक दोबारा से ऑनलाइन आए आप उनको होस्ट बना दीजिएगा। ठीक है जी। बाकी आप लोगों से बातचीत मैं करता हूँ व्हाट्सएप पर। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अब आफाक आपसे बात करेंगे और वो आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा आफाक, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, देखिए आई है। और हसन, आपको ही मैं होस्ट बना देता हूँ और आफाक को मैंने अनम्यूट कर दिया। जी सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, वेलकम। आफाक, आप ज़रा चेक करिएगा खोल कर। आफाक अस्सलाम आपका। वालेकुम सर। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, आवाज़ आ डाउन रही है चलाओ। मेरी? ठीक जी, है, हाँ आवाज़ हाँ क्लियर है बिल्कुल। आपकी। बिल्कुल आ रही है, मैं अनम्यूट और अपना कैमरा भी बंद कर रहा हूँ, थैंक यू। ओके ओके सर। जी, आफाक अस्सलाम कंटिन्यू वालेकुम करें। एवरीवन। जी सर, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो माई सेल्फ अफाक हुसैन, और मैंने नवंबर के अंदर क्यूएटी का अटेम्प्ट दिया था। और उस टाइम आईकैप की पॉलिसी आई थी कि कोई स्पेशल अटेम्प्ट था तो मैं उसी महीने के अंदर रजिस्टर हो पाया था। तो सबसे पहले बहुत से लड़कों को और स्टूडेंट्स को जो है वो रजिस्ट्रेशन का इशू था कि कब रजिस्ट्रेशन करनी और टेस्ट कब होगा। पहले तो पॉलिसी यही थी और मेरे हिसाब से अभी भी पॉलिसी यही है कि हर 3 महीने के बाद जो है वो क्यूएटी का टेस्ट आता था। अगर मार्च के अंदर आपको क्यूएटी में अपीयर होना है, मार्च के अंदर, तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी जनवरी के अंदर करवानी होती है।
ऐसा ना हो कि फरवरी के मिड ऑफ द मंथ में आप सोच रहे हैं कि यार मैं अभी एलिजिबल हो चुका हूँ क्यूएटी के लिए, यानी कि मेरी तैयारी मुकम्मल है और अगले महीने में क्यूएटी दे दूँ। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर आपको 1.5 महीना वो वेट करना पड़ेगा और 3 महीने अलग से दूसरे वाले वेट करने पड़ेंगे। मार्च के बाद जैसे अप्रैल आता है ना, फिर अप्रैल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और आपका जो अटेम्प्ट बनेगा वो जून में बनेगा। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ज़ाया होता है। क्यूएटी एक मामूली सा टेस्ट है, कोई इतनी बड़ी तोप चीज़ नहीं है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि आपको जल्द से जल्द क्यूएटी भी निकालना है, टाइम ज़ाया नहीं करना, पीआरसी भी निकालना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। असली जो सीए है वो कैसे से स्टार्ट होगा। अब बाकी इसके अंदर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि थोड़ी इसकी एग्ज़ामिनेशन रूल्स के हवाले से। क्यूएटी के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ये याद रखिएगा। बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर। आवाज़ तो आ रही ना मेरी आपको? थोड़ा ये मुझे क्लियर कर दें, ऐसा ना हो कि मैं बोलता जा रहा हूँ। जी आवाज़ क्लियर है आपकी आफाक, सही है। ओ ओके सर, ओके। अच्छा, जैसे सर ने आपको बताया कि इसका जो पोर्शन होता है ना, वो 3 हिस्सों में पोर्शन होता है। मोस्टली आईबीए की जो टेस्ट होती है, थोड़ा बहुत वहाँ का मुझे इसके अंदर रिज़ेम्बलेंस लग रही होती है, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी बहुत से टेस्ट दिए होते थे। इंग्लिश का पोर्शन होता है, मैथ का पोर्शन होता है और इसके अलावा एनालिटिकल रीज़निंग का होता है। इंग्लिश के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं और उनको कैसे क्रैक करें, ये मैं आपको अपनी तरफ से टिप्स दे देता हूँ, क्योंकि मैंने भी वही तरीके अपनाए थे और मुझे बहुत अच्छा खासा उसके अंदर रिज़ल्ट मिला था। इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपको जो आएँगे ना, वो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स आएँगे। एंटोनियम और सिनोनियम्स को कैसे क्रैक करें? क्यूएटी के अंदर आईकेप जो है वो आपको रिकमेंड करता है कि आप ऑक्सफोर्ड्स के जो है वो 3000 वाले जो वर्ड्स हैं ना वो याद कर लें। वो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएँगे, बहुत सी डिक्शनरी से मिल जाएँगे। और उसकी वजह ये होती है कि इंग्लिश के जो 3000 वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं। हम कम्युनिकेशन के अंदर तकरीबन 60 टू 70% हम वो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आईकेप यही चाहता है कि आपको वो वर्ड्स आने चाहिए, एटलीस्ट आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हो तो आपको इंग्लिश समझ में आ जानी चाहिए कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, या सीईओ क्या बोल रहा है। तो 3000 वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहे हो और आपके पास टाइम कम हो, क्योंकि मैंने जब क्यूएटी दिया था और क्यूएटी की पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने खाली 10 दिन इसकी पढ़ाई की थी। ओनली 10 दिन मैंने पढ़ाई की थी और बहुत कम टाइम था मेरे पास, क्योंकि मुझे ये लगा था कि मैं मार्च में अटेम्प्ट दूँगा, लेकिन आईकेप की पॉलिसी ये हो गई कि आप नवंबर में भी दे सकते हैं, तो वो अगला ही महीना था। तो 10 दिन के अंदर मैं अपीयर हुआ और मेरा पास भी हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहले एंटोनियम और उसकी जो है हमारी वोकैब्युलरी है वो बता देता हूँ। 3000 वर्ड्स भी अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा और मज़ीद इसकी आसानी कर देता हूँ और वो आपको के उसके अंदर पीआरसी के अंदर भी जो है ना वो बहुत फ़ायदा देगी। पीआरसी के अंदर क्या है, एक सब्जेक्ट है बीडब्ल्यूसीएस पीआरसी 1 का। उसके अंदर चैप्टर 4 है, वो वोकैब्युलरी एंड फ्रेजेस का है। वोकैब्युलरी वहाँ पे ओनली 1200 वर्ड्स की है। 3000 वर्ड्स से आप फ़िल्टर आउट कर लें 1200 वर्ड्स। वो अगर आप 1200 वर्ड्स याद कर लेते हैं ना, मेरे हिसाब से क्यूएटी के अंदर भी वही रिपीट होंगे। बाकी अगर 1-2 मतलब ऐसा है कि अगर नहीं भी आ रहा आपको तो ख़ैर इतना रिस्क हम ले सकते हैं। लेकिन 1200 वर्ड्स अगर आप वो याद कर लेते हैं ना, तो वही आ सकते हैं। बहुत से चांसेस हैं कि वो क्यूएटी के अंदर आएँ। और वोकैब्युलरी याद कैसे करनी है? ये भी एक आपका सवाल हो सकता है कि हम इसको याद कैसे करें? तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि इसके अंदर रट्टा लगाना पड़ेगा, कोई इसके अंदर कॉन्सेप्ट वाली बात तो है ही नहीं। रट्टा ही लगाना पड़ता है, जैसे हमने टेबल याद की थी, 2 की थी, 3 की थी, वैसे ही इसके अंदर रट्टा लगाना है। लेकिन रट्टा कैसे लगाना है ये मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ, इसमें थोड़ी चीज़ें ना आपको आसान लगेंगी। सबसे पहले आप जो है वोकैब्युलरी को देखें, वर्ड होगा, उसके साथ सिनोनिम होगा, वर्ड होगा, उसके साथ एंटोनियम होगा, ठीक है? तो देखें कि सबसे पहले अगर 1200 वर्ड्स हैं ना, इनमें से आपको कितने वर्ड आते हैं? बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पहले से ही आ रहे होते हैं, आ रहे होते होंगे। जैसे आपने ब्यूटीफुल वर्ड कभी नहीं सुना, आपने कट वर्ड कभी नहीं सुना, आपने पिकी वर्ड कभी नहीं सुना, आपने क्लासिफाई या क्लास वर्ड कभी नहीं सुना। बहुत से वर्ड्स होंगे, 1200 में भी 800 वर्ड्स जो ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होते होंगे। तो जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं उनको आप टिक कर दें। यानी कि जैसे आप टिक करते हैं ना वैसे टिक कर दें। जैसे ही आपने टिक कर दिए तो 800 वर्ड तो आपने वहीं से ही एलिमिनेट कर दिए कि भाई ये मुझे आ रहे हैं। बाकी के आपके बच गए 400 वर्ड्स। अब 400 वर्ड्स ऐसे हैं उसमें भी ऐसा होगा कि जैसे वर्ड है,
वर्ड आपको पता है लेकिन उसका सिनोनियम जो है वो आपको थोड़ा नया लग रहा है। मेरे सामने एक चीज जो है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके सामने है क्लेरिफाई। अब क्लेरिफाई तो आपने सुना हुआ है, लेकिन उसका सिनोनियम जो है यहाँ पे लिखा इल्यूमिनेट, तो ये आपने नहीं सुना। तो इसमें क्या करें, आप एक वर्ड सुना है उसका सिनोनियम नहीं सुना, तो आप उसको ए कर दें, यानी कि ये ए है, यानी कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। अगर ऐसा वर्ड है कोई और उसका सिनोनियम या एंटोनियम ऐसा है जो दोनों आपने नहीं सुना, तो उसको बी कर दें। तो जब आप रट्टा लगाने पे आएंगे ना, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप टिक वाले भी पढ़ें, ए वाले भी पढ़ें और बी वाले भी पढ़ें। मैं ऐसा करता था। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है रिवीजन का, तो आप ऐसा करेंगे खाली बी वाले पढ़ें, क्योंकि वो आपका बहुत हार्ड एरिया है और वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मोस्टली, जो टफ वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। इजी वर्ड्स इतने नहीं आते ना इनके अंदर, टेस्ट वगैरह के अंदर। तो वो आप देखें इसके अंदर। और जो ए वाले वर्ड हैं, एक आ रहा होता है आपको, एक नहीं आ रहा होता, तो वो भी आप देख लें, उसको भी मतलब याद करें। और एक अच्छी चीज मैं आपको ये बता दूं कि इनके अंदर जो है ना, आप अपनी मदर टंग के अंदर जो है मीनिंग लिख लें। अगर आपकी उर्दू मदर टंग है तो उर्दू वाली मीनिंग लिख लें। ये आपको आगे बहुत काम आएगी और रट्टा लगाने में थोड़ी आसानी होगी। अगर सिंधी है तो सिंधी में लिख लें। और रट्टा लगाते वक्त ये याद रखें कि टाइम का बहुत अच्छा ख्याल करें कि आपका जो पीक टाइम है ना रट्टा लगाने वाला, वो कौन सा है। 1 मिनट जरा मुझे दीजिएगा, मैं पानी पी लूँ। अच्छा, तो रट्टा लगाने का ना पीक टाइम होता है एक आपका जो 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा एक आपका टाइम होता है, जिसके अंदर आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं और रट्टा भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। सबका अलग अलग होता है। कुछ लोगों का फजर का टाइम भी होता है, कुछ लोगों का दिन का टाइम होता है, कुछ लोगों का रात का होता है। लेकिन जब भी रट्टा लगाएं तो मेरा ख्याल ये है कि आप उठने के फौरन बाद, जब आप तैयार होकर अपने टेबल पे बैठे तो उस वक्त रिवीजन वाला काम करें। तो ये काम उस वक्त करें तो ज्यादा अच्छा है। और ये चलते हुए काम करें, यानी थोड़ी सी वॉक करें और ये वर्ड्स जो है वो याद करते जाएं, तो ऐसे आपके माइंड के अंदर जल्दी आएंगे। 2-3 महीने का टाइम है, 1200 वर्ड्स कुछ भी नहीं है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको वोकेबलरी के बारे में बता दिया। अब दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा आ रही थी क्यूएटी के अंदर, मेरी आंखों से बहुत ज्यादा गुजरी, वो थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपने 9th में भी पढ़ा होगा, मैंने तो 6th क्लास में पढ़ा था। अब वहां से पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन आगे चल के हमारी पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अगर हम मेडिकल में थे तो वहाँ पे इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे, तो थोड़े बहुत उनसे दूर हो रहे थे, तो चीज़ें भूलने शुरू हो जाते थे। तो यहाँ पे फिर से आपको थोड़ी रिवीजन करनी है उनकी, और कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। इसके मेरे नज़रों से 3 या 4 एमसीक्यूज तो गुजरे थे। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि अगर कोई एमसीक्यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का आपके पास आ रहा है ना, और उसके आपको रूल्स नहीं पता कि इसमें करना क्या है, तो चारों के चारों ऑप्शन आपको सही नजर आएंगे। किसी में कामा का फर्क होगा, वो भी आप कहेंगे कि ये भी सही है। इन्वर्टेड कामा का फर्क होगा, वो भी कहेंगे कि आप ये भी सही है। वर्डिंग चेंज होगी, वो भी कहेंगे ये भी सही है। तो आपको मजबूरन में तुक्का लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। थोड़ी बहुत करेंगे प्रैक्टिस, ये आ जाएगा। आपके तीनों के तीनों एमसीक्यूज भी सही हो सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। और इसका बहुत सा मटेरियल मेरे पास भी पड़ा है। क्यूएटी का बहुत सा मटेरियल पड़ा हुआ है, वोकेबलरी का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, मैथ का और ग्रामर का। मैं हारिस भाई को या हसन भाई को सेंड कर दूंगा, वो आपको आपके साथ भी शेयर कर देंगे। आफाक मुझे सेंड कर और देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इनको। जी सर, जी सर, मैं आपको कर दूंगा वो। और इसके अलावा जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे। इंग्लिश में से नाउन हो गया, प्रोनाउन होगा, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी तो आपको लगेगा कि मैं फिर से इनको रिवीजन करूं, लेकिन अगर आपने बचपन में पढ़ा है तो इनको ज़रूरत नहीं है कि आप इनके ऊपर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे आपको सबकॉन्शियसली ना बता रहा होता है आपका माइंड कि यार ये नाउन है या प्रोनाउन है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत इनके ऊपर जो है वो नज़रसानी करें, वरना ये चीज़ एलिमिनेट हो सकती है अगर आपके पास टाइम कम है तो, क्योंकि ये वहाँ पे आपको आ जाएंगे, आपके नंबर बन जाएंगे वहाँ से। तो वोकेबलरी के आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव एक्टिव वॉइस भी, मैं उसकी भी बात करूँ, उसके भी एमसीक्यूज आते हैं, लाजमी आते हैं। 2-3 मेरे सामने गुजरे थे। और पैसिव एंड एक्टिव वॉइस का भी यही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की तरह कुछ रूल्स होते हैं उसके। उनको आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें प्रैक्टिस और रट्टा दोनों चलता है।
यानी रूल्स के जो हैं वो आपको रट्टा भी लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और जो वर्ड चेंज होता है ना, जैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में टुमारो है, वो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में नेक्स्ट डे में। तो ये आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, वरना इसमें कॉन्सेप्ट वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो दोनों चीज़ें वहाँ पे करनी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। और एक सबसे अच्छा एमसीक्यू जो इसके अंदर आता है इंग्लिश में, वो कम से कम 6 मार्क का होता है। वो होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। उसमें क्या होता है कि मेरे हिसाब से वो पहला-पहला एमसीक्यूज़ होता है। उसमें क्या करेगा आपके साथ कि आपको एक पैसेज दे देगा, पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं। वो आपको एक स्टोरी बताएगा, उससे नीचे जो है वो आपसे 3 एमसीक्यूज़ उससे रिलेटेड पूछेगा। अब नीचे जो एमसीक्यूज़ होंगे ना, वो बहुत घुमा-फिरा के हो सकता है पूछे आपसे, कि बहुत ट्रिकी होगा, क्योंकि आईक्यू इतना ईज़ी भी पेपर नहीं निकाल रहा। आप सीए करने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। तो उसको क्रैक करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, जो मैंने भी अपने एक सीनियर से सीखा था, कि आप क्या करें कि अगर आपको पैसेज बहुत आपको टेक्निकल मिल गया है ना, सबको अलग-अलग पैसेज मिलता है। अगर टेक्निकल आपको मिल गया है, तो उसको एक बार पढ़ें, आपको समझ नहीं आएगा, तकरीबन 50 से 60% आया तो आया, वरना इतना ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरी बार उसको पढ़ें और इस बार उसके क्वेश्चन्स भी पढ़ें और उनके आंसर्स भी पढ़ें। आपको अभी लग रहा होगा कि इसका ये वाला टिक करूँ, ये वाला टिक करूँ और ये वाला करूँ, लेकिन अभी भी छोड़ दें उनको। तीसरी बार पढ़ के पैराग्राफ, और पैराग्राफ को छोड़ दें, कुछ भी टिक ना करें और आप आगे पेपर में चले जाएँ। टाइम पड़ा होता है, मेरे हिसाब से 2 घंटे देते हैं क्यूएटी के लिए, टाइम आपके पास पड़ा होता है। और वो पोर्टल के अंदर एक चीज़ होती है कि आपने जो एमसीक्यूज़ नहीं किया ना, उनके ऊपर फ्लैग लगा दें। यानी कि जब मेरे पास एंड में देखूँगा ना टाइम बचा है, और बचाना पड़ता है टाइम, कि ताकि मैं देखूँ कि कितने एमसीक्यूज़ पीछे हमारे बचे हुए होते हैं। ये एक पेपर का तरीका होता है, ये आपको आना चाहिए। तो मैं वो जाके अटेम्प्ट करूँ। जब आप सारा पेपर करके आएँगे ना, 100 एमसीक्यूज़ या 93 एमसीक्यूज़ जितने भी हैं, वो आएँगे वापस लौट के उस एमसीक्यूज़ पे आएँगे, तो बैक ऑफ द माइंड में आप अपने माइंड को एक टास्क दे चुके थे कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। वो किसी न किसी आपके माइंड के कोने में सोल्व हो रहा होता है, और जब आप इस बार लौट के वहाँ पे आएँगे, तो आप उसको 100% एफिशिएंट के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपका आसानी से हो जाएगा, जो मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ। बाकी मैथ की बात करें, इंग्लिश तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है और क्या करना है। जो मैंने किया था, ऑब्वियसली आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो चीज़ें करनी हो। और मैथ के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ें भी आते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स भी आती हैं चीज़ें। सिंपल सी जैसे नंबर्स आ गए, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, ये चीज़ें 6 क्लास की हैं। लेकिन ये चीज़ें फिर से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं। एंगल आपको आनी चाहिए, कैसे निकालते हैं, हमने फिज़िक्स में भी सीखी थी, मैथ में भी सीखी थी। छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, ये आप रट लें। और उसके बाद जो है वो जो मैंने चीज़ देखी, मैं मेरे सामने नोट्स खुले हुए हैं, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ। हाँ, परसेंटेज के ऊपर आपकी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। बहुत से एमसीक्यूज़ ऐसे थे कि परसेंटेज के ऊपर आ रहे थे। अब परसेंटेज आप सबको आ रही है। अभी जैसे सर ने कहा कि आप मुझे अपनी परसेंटेज बताओ, तो ऑब्वियसली आपने निकाली होगी ना। अगर निकाली नहीं है, तो आपको पता है कि कैसे निकालनी है। यानी कि मैंने कितनी मार्क्स ली और टोटल कितनी है, बस यही तो है परसेंटेज का काम। तो यही आपको चीज़ें आनी चाहिए। सवाल थोड़ा घुमा-फिरा के आएगा, लेकिन निकलेगा फ़ॉर्मूला, यही फ़ॉर्मूला है इसका। इसी से ही निकलेगा। तो ये आपके फिंगर टिप्स पे हो, और याद रहे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। परसेंटेज भी आपको मैनुअल निकालनी पड़ेगी। इसके बाद जो है, मैं आपको एक चीज़ वो बता दूँ जो मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी। कौन-सी थी? हाँ, थोड़ा बहुत अलजेब्रा इसके अंदर आता है, वो थोड़ा टेक्निकल होता है। और टेक्निकल इन अ सेंस में होता है कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँ कि पीआरसी 2 जो हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स है ना, इसके पहले वाले 4 चैप्टर्स आप कर लें। अगर आपने पहले वाले 4 चैप्टर्स कर लिए, तो आपको जो है वो मैथ वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा क्यूएटी के अंदर। क्योंकि वो आपको फिर आगे पीआरसी में भी सपोर्ट देगा, आप पढ़ चुके होंगे चीज़ें। और हो जाएगा अलजेब्रा आपका, वही आ रहे होते हैं फार्मूला जो हमने पढ़ा था, a+b होल स्क्वायर, ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, कोई इतनी टॉप चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रही होती है चीज़ें। इसके बाद जो है हम एनालिटिकल रीज़निंग की बात करें कि उसके अंदर कौन-सी चीज़ आएगी? हाँ, पेन और पेपर अलाउ होगा। पेन और पेपर जो है, पेन आपको अपनी तरफ से लेके जाना पड़ेगा, ब्लैक पेन लेके जाइए तो ज़्यादा आसान है, आईक्यू उसको फ़ॉलो करता है, कभी मसले में नहीं पड़ेंगी। लेकिन जो है वो पेपर आपको वो देंगे, और एक ही पेपर देंगे आपको A4 साइज़ का। दूसरी शीट आपको कभी नहीं मिलेगी वहाँ पे, तो ये ख़्याल रखिएगा।
बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर रहे थे ना। देखो, उसको क्रैक करने का तरीका, एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत से एमसीक्यूज आते हैं और बहुत से तरीकों से आते हैं। उनको क्रैक करने का कोई तरीका तो नहीं होता, लेकिन ये है कि वो आपके माइंड के ऊपर होता है कि आपका माइंड कितना मेच्योर हो चुका होता है पढ़ाई के अंदर, और चीज़ों को किस तरह से वो एनालाइज करके सॉल्व करता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप गूगल पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं, वहाँ पे लिखें एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्विजेज लिखें, और बहुत सी वेबसाइट आ जाएंगी, कुछ पाकिस्तान की भी आ जाएंगी। वहाँ पे आप जो है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने 2-3 दिन तक प्रैक्टिस की थी वहाँ पे, लेकिन जब मैं क्यूएटी पे गया, क्यूएटी देने गया था, तो वहाँ पे ऐसे एमसीक्यूज आए थे, तो माइंड तो मुझे उसी वक्त बता रहा, मैंने कभी पहले वो सॉल्व ही नहीं किए थे, लेकिन माइंड इतना मेच्योर हो चुका था, इतनी मैथ सॉल्व कर कर कुछ चुके, कि बता रहा था कि इसका एमसीक्यूज का जवाब जो है वो ये निकल सकता है। तो मैं वो करके आ गया था। तो मेरे हिसाब से एनालिटिकल रीजनिंग ने भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट दी थी। और सबसे मज़ेदार चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि क्यूएटी के अंदर इंग्लिश के 33% मार्क्स है, मैथ के भी 33% मार्क्स हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के भी 33% मार्क्स हैं। पासिंग परसेंटेज 50% है आपकी। अगर आप मैथ और इंग्लिश में से 50% लेके आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग में जीरो लेके आते हैं, या एनालिटिकल रीजनिंग और मैथ में से 50% लेके आते हैं और मैथ में से जीरो लेके आते हैं, फिर भी आपका क्यूएटी निकल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मैथ को इग्नोर ना करें, क्योंकि देखें ना, अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के हैं या कहीं से भी हैं, आप सीए के अंदर है, तो मैथ से आपको मोहब्बत करना लाजमी है, क्योंकि आपको आगे चल के वरना क्यूएम में भी बहुत मसला होगा, और अकाउंटिंग में भी थोड़ा बहुत मसला होगा। बाकी यही होगा एनालिटिकल रीजनिंग में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँ। लिखा हुआ है, नरेशंस आती है। जी, नरेशन का मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक ही बात है, नरेशन ही कहते हैं उसको, बिल्कुल आती है। 4 एमसीक्यूज आते हैं उसके, मेरे पास 4 आए थे, किसी के पास 3 भी आए थे, किसी के पास 2 भी आए थे, लेकिन आते हैं। बट मैथ विदाउट कैलकुलेटर इजी नहीं। देखें, मैथ वो आती है जो आप मैन्युअल कर सकें। लॉगरिथम का कोई भी आपको सवाल नहीं दिया होगा, क्योंकि लॉगरिथम आपको कैलकुलेटर के बगैर या टेबल के बगैर सॉल्व नहीं हो सकता। तो एग्जामिनर को भी पता होता है कि कौन सी चीज कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व हो सकती है, आपको सिर्फ वही दी जाएंगी। और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। बट इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आए थे। इंटरेस्ट के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो पीआरसी क्यूएम के हैं, वो 5 और 6 चैप्टर में आते हैं। अब वहाँ पे तो नहीं आ रहे होंगे क्यूएटी के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कैलकुलेटर के बगैर ये चीज़ें सॉल्व होने वाली नहीं है। इंटरेस्ट का मेरे पास एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी बाकियों का मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल, मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की, आपने आई थिंक देर से ज्वाइन किया है, मैंने पहले भी बताया था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आती है, और नरेशन दोनों आती है। इन दोनों के 2-2 3-3 एमसीक्यूज आते हैं। इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा टफ लगे, क्योंकि इनके ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको लग रहे होंगे कि चारों के चारों सही है, तो ये चीज़ें मसला कर रही होती है। अच्छा, वोकेबलरी किस बुक से करनी है? वोकेबलरी जो है आप, मैंने सजेस्ट किया था कि आप जो है वो अपनी सीए की बुक जो है वो PRC 1 की, उससे करें, चैप्टर नंबर 4। अगर आपके पास हार्ड कॉपी में है, इट्स गुड, क्योंकि पेपर जो होता है अगर हार्ड में होता है तो हमें पढ़ाई करने में मज़ा आता है, और हमें लग रहा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी अगर आपके पास हार्ड कॉपी में नहीं है, या अभी आप लेना नहीं चाहते, तो आप पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मिल सकती है। मेरे पास भी पड़ी है, और हसन भाई के पास भी पड़ी होगी, वो आपको ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जी जी, मैं क्यूएटी के सारे मटेरियल सेंड कर दूंगा, जितने भी हैं मेरे पास, बहुत सा मटेरियल है, आप आई थिंक 3 महीने में भी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, अब इस किसी और का और कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे हम लोग अवेलेबल हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आप, आफाक से पूछ सकते हैं।
अब नमाज का भी टाइम होने वाला है, तो आई गेस क्वेश्चंस भी हो गए। आफाक, मजीद कुछ है जी सर। समझाने के लिए? जी सर, बस यही चीज़ है, मैंने तो सारा इनको समझा दिया था। एक दूसरा क्वेश्चन है कि क्या क्यूएटी टेस्ट कंप्यूटर बेस होता है? बिल्कुल कंप्यूटर बेस होता है। आप जो है जब इनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो आपका जो है वो टेस्ट सेंटर आएगा, मोस्टली विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कराची के अंदर आता है, बाकी आप पता नहीं कौन से ज़िले से हैं। तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर के सामने बिठाया जाएगा, और ठीक 9 बजे आप अपने उसके अंदर आईडी लगाएंगे जो आपको आपकी ईमेल पे आ चुकी होगी। तो वो बिल्कुल कंप्यूटर बेस पे होता है। ओके, सो आई गेस अब मजीद कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी के पास। सारी चीज़ें काफ़ी आफाक ने क्लियर कर दी हैं। बाकी अभी और भी कुछ आपके जहन में आता है, कुछ पूछना हो आपको, तो हम लोग अवेलेबल हैं। मटेरियल जैसा आफाक ने कहा कि वो दे देंगे, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो अब इसको रैप अप करते हैं हम लोग मेरे ख्याल में। ठीक है आफाक? ओके ओके सर, ठीक हो गया। मैं व्हाट्सएप में भी, ग्रुप में भी मुझे सर ने ऐड कर दिया है, मैं वहाँ पे भी हाँ अवेलेबल हाँ हूँ हाँ, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन आप हो। डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर देना। ओके ओके सर, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। थैंक यू। मैं मीटिंग को लीव कर रहा हूँ। मैं एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।